वीडियो में बात करेंगे गुलाम वंश। तो कब तक था ये गुलाम वंश? गुलाम वंश था 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो सबसे पहले कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2006 में ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। तुगरील को मोहम्मद गौरी ने बयाना का गवर्नर बनाया। तुगरील को मोहम्मद गौरी ने बयाना का गवर्नर बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? दिल्ली का। कुतुबुद्दीन ऐबक को और के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता से मुक्त करा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी यलदौज की बेटी से हुई थी। 2010 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। सल्तनत काल की राजकीय भाषा फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आरम शाह था। लाख बकस लाखों में दान करने वाले के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुरान की आयतें अच्छी तरह गाने के ऐबक को कुरान खान भी कहा जाता है। दिल्ली में कुबुतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक जून 2006 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक 2006 से 2010 तक लाहौर से ही शासन किया। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य की शुद्धिकरण पर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी नासिरुद्दीन कुवाचा से की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी दूसरी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में 1208 ईस्वी में मान्यता मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की भारतीय सल्तनत के मालिक एवं सिपाही सलाहकार की हैसियत से पद पर कार्य किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दानशीलता एवं उदारता के कारण दी गई। हसन निज़मी एवं फ़ख-ए-मुदव्विर को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। इसके बाद है आरम शाह। आरम शाह कहाँ तक रहा था? 1210 से 1211 ईस्वी। आरम शाह सिर्फ 8 महीने तक सिंहासन पर रहा। आरम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने की। उसके बाद कौन आता है? इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश कुर्दिस्तान का इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार के पद पर था। 40 दल का गठन इल्तुतमिश ने किया। 40 दल को तुर्कान-ए-चहलगामी भी कहा जाता है। 40 दल 40 विश्वासीय गुलाम सरदारों का गुट था। प्रारंभ में इल्तुतमिश को यलदौज और कुवाचा से सामना करना पड़ा। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने यलदौज को तराइन के मैदान में पराजित किया। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया। इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रारंभ किया। राजधानी को लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश ने ही स्थानांतरित किया। मुईउद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को है। इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद बनवाई।
मध्य एशिया के मंगोलों का नेता चंगेज़ खान था। चंगेज़ खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया। मुगलों के प्रथम आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने बचाया। मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने बचाया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश ने पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। फिर अब कौन बनता है? रजिया। रजिया बनती है 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया को 1236 ईस्वी में जनता तथा अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। रजिया पिरदा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कोट एवं टोपी पहनकर खुले मुंह राज दरबार जाने लगी। रजिया ने याकूत को अमीर ए आखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। रजिया ने अल्तुनिया को तबर हिंद भटिंडा का अख्तदार नियुक्त किया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। बैरम शाह ने कैथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या करवा दी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक रजिया थी। उसके बाद आता है बैरम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। रसिया को अप्रदर्श करके तुर्की सदस्यों ने मुइजुद्दीन बैरम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए नायब ए मामलिकात नए पद का गठन किया गया। प्रथम नायब ऐतगीत को नियुक्त किया गया। बैरम शाह की हत्या दिल्ली के तुर्क सरदारों ने की। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक। बैरम शाह का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन मसूद शाह बना। मसूद शाह ने बलबन को अपना अमीर हाजिब बनाया। नासिरुद्दीन महमूद 1240 से 1265 तक रहा। 1240 ईस्वी में बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नासिरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति बलबन को सौंप दी। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान की। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी सुल्तान नासिरुद्दीन से की। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। 1259 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के साथ समझौता कर बलबन ने पंजाब में शांति स्थापित की। मिन्हाउद्दीन सिराज ने अपनी तबकात ए नासिरुद्दीन को समर्पित की। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी तक। गयासुद्दीन बलबन इलवरी जाति का था। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी खरीदकर दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा। रजिया के शासनकाल में बलबन अमीर ए शिकार पद पर था। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा दल को बलबन ने समाप्त किया। बंगाल की राजधानी लखनौती को बलबन के समय विद्रोह का नगर कहा जाता था। बंगाल के विद्रोह सरदार तुगरील खान को मलिक मुकद्दीर ने पकड़ा। मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन गयासुद्दीन बलबन ने किया। अब बलबन की कुछ अन्य उपलब्धियां क्या थी? बलबन की उपलब्धियां, बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की जिसमें दीवाने अर्ज कहते हैं। सीमा क्षेत्र में स्थित किलों का पुनर्निर्माण कराया। अयोग्य एवं वृद्ध सैनिकों को पेंशन देकर पद मुक्त कराने की योजना चलाई। अपने सैनिकों के वेतन का भुगतान नगद में किया। सिजदा सर झुका के राज का अभिवादन करना और पावोस सुल्तान का पैर चूम के अभिवाद करना के प्रचलन को अनिवार्य बना दिया। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि सुल्तान जिल्ले इलाही होता है
उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों के बीच अंतर स्थापित किया। अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया। कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया। सिक्कों पर खलीफाओं का नाम अंकित कराया तथा उसके नाम के खुतबे पढ़े। दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। सुल्तान बनने के बाद शराब एवं भोग विलास त्याग दिया। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं चिकित्सक मौलाना हमीमुद्दीन मुखरिज बलबन के दरबार में रहते थे। बलबन ने खुद को आफरासियाब का वंशज बताया। बलबन की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय उसके गुप्तचर विभाग था। बलबन के राज्य सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्राप्त क्या होता है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। मंगोल आक्रमण के दौरान बड़े पुत्र महमूद की मृत्यु के सदमे में बलबन की मृत्यु हो गई। कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी तक रहा। बलबन के उत्तराधिकारी के रूप में कैकुबाद ने दिल्ली की गद्दी पर 1287 में आसीन हुआ। कैकुबाद का सेनापति गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कैकुबाद लखवा से मरा। कैकुबाद अत्यंत विलासी एवं कामुक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। वीडियो में पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जाति थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की नींव डाली। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति नाम से जाना जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नाम मलिक फिरोज था। खिलजी सर्वहारा वर्ग के थे। खिलजी शासकों ने प्रशासन में धर्म और उलेमा के महत्व को अस्वीकार कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलोकरी, जो दिल्ली के पास है, उसको बनाई। जलालुद्दीन ने अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया। जलालुद्दीन ने अपने पुत्रों को खाना, अरकल खान एवं कद्र खान की उपाधि प्रदान की। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने की। अब पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशरफ था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में करवाया। प्रारंभिक सफलता के बाद अलाउद्दीन ने सिकंदर ए शाही की उपाधि ग्रहण की। अलाउद्दीन ने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म स्थापित करने का विचार दिल्ली के कोतवाल अलाउल-मुल्क के कहने पर त्याग दिया। सिखों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने मद्य निषेध, जुआ खेलना एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गुजरात के बघेल राजा कर्णदेव को पराजित कर अलाउद्दीन ने उसकी पत्नी कमला देवी से शादी की। अलाउद्दीन का पहला अभियान गुजरात पर 1298 ईस्वी में बघेल शासक राय कर्णदेव पर था। अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान क्या था? उत्तर भारत में गुजरात से रणथंभौर से चित्तौड़, चित्तौड़ से मालवा, मालवा से धार, धार से चंदेरी, चंदेरी से सिवान और सिवाना से जालौर, और दक्षिण भारत में था देवगिरी से वारंगल, वारंगल से द्वार समुद्र से मालाबार। अलाउद्दीन के मंत्रिपरिषद क्या थे? दीवाने वजारत, वजीर को कहते हैं। दीवाने इंसा, शाही आदेशों का पालन करवाना। दीवाने आरीज, सैन्य मंत्री। दीवाने रसातल, विदेशी विभाग। गुजरात अभियान में नुसरत खान ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी नाम से भी जाना जाता था। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को मालिक ए नायाब बना दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मालिक काफूर 35 दिन तक शासक बना रहा। मालिक
कपूर ने सेनापति रहते हुए देवगिरी, वारंगल, द्वारा समुद्र, मालाबार एवं मदुरा की महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। प्रताप रुद्रदेव वारंगल के शासक ने संसार प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा दिया था। अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने इसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। अलाउद्दीन को अपने शासनकाल में मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में अपनी राजधानी बनाई। किरान उस सादेन की रचना अमीर खुसरो ने की। आर्थिक मामलों के संबंधित विभाग दीवान ए रियासत की अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। न्याय का उच्चतम न्यायाधीश सुल्तान था। पुलिस विभाग का प्रमुख कोतवाल होता था। सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। स्थायी सेना, दाग एवं हुलिया पद्धति तथा सैनिकों को नगद वेतन की प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाजार नियंत्रण की पद्धति सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराई। वह कुल उपज का 50% खराज, भूमि कर या बूरज वसूलता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार के नियंत्रण के लिए अधिकारी, सेना ए मंडी, बाजार अधीक्षण, दीवान रियासत, बाजार पर नियंत्रण रखना, सराय अदल, न्याय के लिए, बरीद ए मंडी, बाजार निरीक्षण, मुन्हेयान, गुप्तर। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी की संरक्षण प्रदान किया। मालिक काफूर ने अलाउद्दीन के मरणोपरांत उसके नवजात पुत्र शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाकर उसका संरक्षक बना गया। खजाइनुल फतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता तथा जनता का चरवाहा जैसी उपाधि दी। अलाई दरवाज़ा 1311 ईस्वी अलाउद्दीन ने बनवाया। उसके बाद आता है मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक। मुबारक खिलजी ने खलीफा के आदेश को नहीं माना। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक खिलजी ने अल इमाम खिलाफत उल अहल उपाधि धारण की। बरनी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आता था। मुबारक खिलजी की हत्या खुसरो शाह ने की। खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने की। खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। पहला गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 को की थी। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। गयासुद्दीन तुगलक ने 23 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक की सेना में गिज, तुर्क, मंगोल, राजपूत, ताजिक, रूमी, खुरासानी तथा मेवाती वर्ग के लोग थे। दिल्ली के समीप अफगानपुर में लकड़ी से निर्मित स्वागत महल के धराशायी होने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अफगानपुर के लकड़ी के महल को गयासुद्दीन के पुत्र जौना खान ने बनवाया था। मृत्यु से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था। रोमन शैली में तुगलकाबाद को गयासुद्दीन ने बसाया। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, दिल्ली अभी बहुत दूर है, इसका मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक 1300 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खान था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों के मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा जाता है। अंतर्विरोधियों का
हितकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी। मोहम्मद बिन तुगलक का शिक्षक मौलाना गयासुद्दीन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को नायाब बारबक पद प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1627 ईस्वी में दोआब क्षेत्र में कर की मात्रा में वृद्धि लागू की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना की। दिल्ली से राजधानी बदल के देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ले गया। देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा गया। देवगिरी को कुतुब इस्लाम भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदल के दिल्ली 1335 ईस्वी में स्थापित की। अपनी तृतीय योजना के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता ने किताब उल रहला यानी कि रहला लिखी। इसमें अपनी यात्रा का विवरण दिया। बरनी के अनुसार मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। दोआब में कर वृद्धि करना, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूं ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दक्षिण 1336 ईस्वी 14वीं सदी में हरियार एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खान उलुग खान को दुनिया का खान कहा जाता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी 1351 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जव का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक सर्वप्रथम ठट्टा के तत्पश्चात दिल्ली में हुआ। उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में ध्वस्त किया। नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने 1361 में ध्वस्त किया। फिरोज शाह तुगलक ने 12 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह तुगलक फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का ज्ञाता था। फिरोज शाह तुगलक सिर्फ 4 प्रकार के खराज, खुम्स, जजिया एवं ज़कात कर लेता था। उलेमाओं के आदेश पर फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर हक ए सर्व उपज का 10वां भाग नामक नया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 लंबी नहरें बनवाईं। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग फलों के 1200 बाग लगवाए। सुल्तान फिरोज ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगरों को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद पसंद था। मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्य, इसमें दारुल सफ़ा नामक एवं एक खैराती अस्पताल की स्थापना की। इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए। अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान-ए-खैरात नामक विभाग का गठन किया। दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह ने दीवान-ए-बंदरगान की स्थापना की। सैनिकों का वेतन जागीर के रूप में दिया। सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। हिंदुओं को जिम्मी कहा तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजाशाही लिखी। ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों का फारसी में दलायत-ए-फिरोजाशाही नाम से अनुवाद कराया। उसने तांबे एवं चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए जिसमें अद्धा एवं बिक कहा जाता है।
फिरोजशाह तुगलक ने ससगानी 6 जीतल का नामक सिक्का चलाया। फिरोजशाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। हौस परिसर दिल्ली में उसे दफना दिया गया। फिरोजशाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। हेनरी एलियट तथा एलिफिंस्टन ने फिरोजशाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन मसूद के समय आक्रमण किया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद 1412 ईस्वी था। मालिक सरवर नामक हिजड़े ने जौनपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसके बाद है सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में की। खिज्र खान 1414 से 1400 की शासक किया। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की। खिज्र खान अपने को तैमूर के लड़के शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। खिज्र खां का उत्तराधिकारी मुबारक शाह हुआ। मुबारक शाह ने 1414 से 1433 ईस्वी तक शासक किया। उसके बाद मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के जारी किए। मुबारकाबाद नगर की स्थापना मुबारक शाह ने की। याहा बिन अहमद सरहिंद का मुबारक शाह का राज्य श्रेय प्राप्त था। तारीख़ मुबारक शाही याहा बिन अहमद सरहिंद ने लिखी। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। मोहम्मद शाह ने बहलोल को खान-ए-खाना की उपाधि दी और अपना पुत्र कहकर पुकारा। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह 1343 से 1451 ईस्वी था। उसके बाद है लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो पहला कौन है? बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी अफगानिस्तान के गिजलई कबीले की एक शाखा साहू खेल में पैदा हुआ था। 1451 ईस्वी में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जौनपुर को एक बार फिर दिल्ली में बहलोल लोधी ने शामिल किया। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी द्वारा बलहोली सिक्के चलाए गए। बहलोल लोधी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सिकंदर शाह लोधी था। उसके बाद है सिकंदर शाह लोधी कि कहाँ से 1489 से 1570 ईस्वी तक। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम निजाम खान था। जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को पराजित कर सिकंदर लोधी ने बिहार तथा तिरहुत को दिल्ली में मिला लिया। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा की नींव डाली तथा 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाई। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज-ए-सिकंदरी पैमाना जारी किया। सिकंदर लोधी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने, स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। अब कुतुब मीनार की ऊंचाई 234 फीट है। सिकंदर लोधी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ को फरहंगे सिकंदरी नामक से अनुवाद कराया। सिकंदर लोधी ने कहा, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं सिकंदर लोधी ने लिखी। व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के कारण सिकंदर लोधी दाढ़ी नहीं रखना चाहता था। सिकंदर लोधी की मृत्यु 1571 ईस्वी में गले की बीमारी की वजह से हुई। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी राजा बना। इब्राहिम लोधी
1517 से 1526 ईस्वी। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी शासक हुआ। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य 23 अप्रैल 1226 ईस्वी को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। वह लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया।